अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत दिनों बाद आज मैंने आपके लिए एक अहम टॉपिक पर वीडियो बनाई है। आज का मेरा जो लेक्चर है वो इंटर क्लास की बुक से, जिसका पहला चैप्टर है और उसका जो पहला टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये बहुत अहम टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको जो है ना अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा। कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, इसकी वजह से जो है मैं लेट हो गई। वीडियो बनाना या जो बना नहीं सकी। खैर, आपके जो है बहुत इसरार पर मेरे स्टूडेंट्स अपने जो है उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया, तो मैंने आज वक्त निकाला और वीडियो बनाया आपके लिए। उम्मीद है कि आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। मैंने ये दो डेफिनेशन आपके लिए जो है वो लिखी हैं। इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी mechanisms which are involved in maintaining an organism internal environment within suitable limits. आप इस पर फोकस करें, suitable limit पर। ये जो होम्योस्टेसिस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी बॉडी में रखा है, ताकि जो जिस तरह की चीज़ें हैं ऊपर नीच हो जाती हैं, जैसे कि सॉल्यूट्स हैं, अगर वाटर है वो बढ़ गए या कम हो गए तो उनको अपने लिमिट पर आने के लिए ये होम्योस्टेसिस का वो मोहताज है। यानी होम्योस्टेसिस ऐसा प्रोसेस है जो जो चीज़ें चेंज होती हैं माहौल की वजह से या मुख्तलिफ ऐसे प्रोसेस है, उसमें भी अंदरूनी डिस्टरबेंस हो जाती है, तो वो ऊपर नीच हो जाती हैं। वो आगे चलकर हम जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वो होम्योस्टेसिस ही है जो ये सूटेबल लिमिट यानी एक नॉर्मल लिमिट पर चीज़ों को ले आना, ये जो है वो होम्योस्टेसिस का काम है। अब दूसरा जो है अच्छा सा एक ये डेफिनेशन है, आप इसको याद करें और बिल्कुल ही सूटेबल जो है ये डेफिनेशन है। मेंटेनिंग द कांस्टेंट और स्टेबिलिटी इन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी मीन्स जो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये वर्ड इंटरनल इन्वायरमेंट, इसको आप थोड़ा ज़रा गौर करें। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना, स्टेबल रखना, मजबूत रखना, मेंटेन रखना, ये सब किसकी वजह से होता है? होम्योस्टेसिस की वजह से। तो अब जो है ये होम्योस्टेसिस आकर ये किसने इस पर इतनी जो है वो तहकीक की, किसने बताया इसके बारे में? तो टर्म होम्योस्टेसिस इज क्वाइंट बाय वाल्टर केनन। वाल्टर केनन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है। ये थोड़ा आप जो है इस पर रख लें, क्या खबर एग्जाम में ये आ जाए, हो सकता है। तो वाल्टर केनन ने इस होम्योस्टेसिस को जो है वो डिस्क्राइब किया था। अब देखें, ये जैसे पिक जो है ये एक रखी है मैंने, अब इसमें दो तराजू दिखाए गए हैं। दो तराजू का मतलब ये दोनों बैलेंस है। देखो, ये एतदाल यानी एक एतदाल, चीज़ें का एतदाल रखना, बैलेंस रखना। कोई भी ऊपर नीचे, अगर ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये बैलेंस में गड़बड़ हो जाएगी। बैलेंस रखना है बॉडी को, ये बॉडी को यानी जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, इनको चलाने के लिए बॉडी का बैलेंस होना लाजमी है। अब पहले मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में जो है वो मैं बताऊँ। अब यहाँ देखें, तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन इस यहाँ भी दिया गया है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है, आप इसको भी याद कर लें, क्योंकि सिंपल जो है स्मॉल जो आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चीज़ें जो है वो काम आती हैं। अब यहाँ इन्वायरमेंट को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। इन्वायरमेंट जो है इसको दो तरह से डिस्क्राइब किया गया है, एक है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आ गया? हमारी बॉडी के इनसाइड द बॉडी, अब ब्लड है, ब्लड इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द सेल, यानी सेल के जो अंदर का माहौल है वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है। और ब्लड, ब्लड का जो अंदरून माहौल है उसको भी, वो भी एक किस्म का इन्वायरमेंट है, ब्लड का इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल पर। तो एक्सटर्नल जो है यानी कि लफ्ज एक्सटर्नल मीन आउटसाइड, मीन्स आउटसाइड द बॉडी।
ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो ये चीज़ें हैं, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अगर इनमें चेंज आ जाता है, वेरिएबल आ जाता है, तो ऑटोमेटिक जो हमारे ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इस पर भी चेंज आ जाएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट पर भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी टेम्परेचर है, ये अभी ठंड है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से अगर ठंड है तो इंटरनल ज़ाहिर है टेम्परेचर में भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो लिमिट है बॉडी टेम्परेचर मेमल्स में, वो क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबको पता है, ये लिमिट है। ठीक है, तो अब जो अगर ये टेम्परेचर अभी कोल्ड सीजन की वजह से नीचे है, यानी ठंड है बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसको क्या करना है, इस लिमिट पर आना है, तो इसको क्या होगा, इसको अभी जो है बॉडी जो हमारा होम्योस्टेसिस है इसको ऊपर इस लिमिट पर ले आएगा। उसके लाने के लिए ये होम्योस्टेसिस का मोहताज है। तो ज़ाहिर है अब होम्योस्टेसिस के जो प्रोसेस होगा, तो उसमें ये अपनी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसको रखना है, वो आ जाएगा खुद, यानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर जो होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी में, ये नेचुरली है, जैसे ये हमारे हाथ में नहीं है, नेचुरली है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो है इंटरनल इन्वायरमेंट, इसमें ये नीचे दिया गया है, इसमें है बॉडी टेम्परेचर, इसके लिए अलग सिस्टम है। बॉडी सॉल्ट एंड वाटर, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए भी होम्योस्टेसिस आगे आएगा और उसको नॉर्मल करेगा। अब जो ब्लड शुगर लेवल है, अगर शुगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इसको भी इस लिमिट पर लाना है। ये इसका जो शुगर जो है बॉडी का, इसको भी अपनी इस लिमिट पोजीशन पर ले आना है, और वो कौन करेगा, होम्योस्टेसिस। इस तरह ब्लड पीएच है, पीएच अगर चेंज हो गया बॉडी का, तो ये भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेगा। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ गए या कम हो गए, तो इसका भी हमारी बॉडी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब पीएच का जो है वो एक चैप्टर है, उसमें पीएच का जिक्र है, वो आगे हम जो है इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है, अभी यहाँ कुछ जो है डेफिनेशन दी गई हैं समझाने के लिए। जैसे द वर्ड एनवायरनमेंट रिफर्स टू द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अब इन्वायरमेंट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। दस द पॉन्ड वाटर इनहेबिटेड बाय एन अमोबा इन इज इट्स इन्वायरमेंट। अब देखे, जो ये पॉन्ड वाटर है जहाँ अमोबा जो है वो रहता है, अमोबा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, अब वो जो रहता है, तो इन्वायरमेंट में वो उसका पॉन्ड, उसका जो है इन्वायरमेंट हो गया। अब अमोबा जो सेल है यूनिसेलुलर, वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, और जहाँ वो पॉन्ड में रहता है वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसी तरह टिश्यू फ्लूइड, अब हम अगर अपने बॉडी की बात करें, तो हमारा सेल है, जितने भी हमारे सेल हैं उसका जो अपना इन्वायरमेंट, इंटरनल सेल का इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये अंदर इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, और ये जो इसका बाहर है एक्सटीरियर, ये टिश्यू फ्लूइड, यहाँ जो है टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है, ये इसका जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इस तरह एंड सेप, ये प्लांट में होता है सेप, फ्लूइड होता है, और द इन्वायरमेंट ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये जो हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स के जो हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसी तरह केमिकल, सिंस द chemical composition of the tissue fluid is always subject to change। जो केमिकल कंपोजिशन है टिश्यू की, केमिकल कंपोजिशन जो टिश्यू फ्लूइड की है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसको जो है वो इसको भी अपने नॉर्मल कंडीशन पर लाने के लिए होम्योस्टेसिस की जो है वो ज़रूरत है। इसी तरह इट मे बी केप्ट कांस्टेंट और एट लीस्ट हेल्ड एट नैरो लिमिट। अब इसको कांस्टेंट रखना है या कम से कम इसको अपने लिमिट पर लाना है। इफ़ द सेल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर वाइटल एक्टिविटीज सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, तो ये सारे सिस्टम करने के लिए सेल को अपने लिमिट पर रहना है, या कम से कम उनको जो है लिमिट पर रहना है, नैरो लिमिट पर रहना है। अगर ये अपनी सही लिमिट पर, नॉर्मल लिमिट पर होम्योस्टेसिस ने काम नहीं
नहीं किया तो कोई भी फंक्शन हमारा, जैसे ये वाइटल फंक्शन है, वाइटल एक्टिविटीज है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल तरीके से काम करती है। यानी एक नॉर्मल इंसान को अगर हम देखें तो उससे अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि जो अंदर उसका बॉडी होम्योस्टेसिस है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो उसके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अच्छा ये जो 3 चीज़ें हैं जिसके जो काम होता है होम्योस्टेसिस का, किन-किन चीज़ों पर होता है, उसके लिए 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद है। देयर आर 3 main aspects of internal environment that must be kept constant or। अब कौन से वो तीन तीन जो है फंक्शन है, जो है आस्मा रेगुलेशन, जिसमें हम जो है वाटर और सॉल्यूट्स उसकी जो है मेंटेनेंस जो है वो करता है ये होम्योस्टेसिस। और दूसरा है एक्सक्रीशन रिमूवल, उसमें एक्सक्रीशन में होता है जो अनवांटेड या मेटाबॉलिक टॉक्सिक मटेरियल है उनका जिस्म के से बाहर निकलना, रिमूव होना वो लाजमी है। अब वो भी होम्योस्टेसिस का ही किरदार है। और तीसरा है थर्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी टेम्परेचर को, यानी रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू टॉलरेट टॉलरेंट टॉलरेबल लिमिट, यानी एक ऐसी लिमिट जिसमें उसकी जो है थर्मो यानी टेम्परेचर की जो है वो ज़रूरी है, उसका होम्योस्टेसिस होना लाजमी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 एस्पेक्ट्स है। अब इससे इसको अच्छे तरीके से डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक और इसमें सिस्टम समझाऊंगी जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंट्रोल सिस्टम है आपके जो है सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें दो किस्म के जो हैं फीडबैक आते हैं। फीड यानी कंट्रोल आता है, एक होता है फीडबैक कंट्रोल, दूसरा आता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा जो है कम आता है, आपके बुक्स में भी इसका इतना ज़्यादा जिक्र तो नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत इनको हम देखेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्या खबर आगे चलकर आपके सामने आ भी जाए। तो ये जो है फीडबैक कंट्रोल, इसमें जो है टाइम लॉग प्रेजेंट, इसमें टाइम लेग प्रेजेंट, इसमें जो है टाइम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, मुकर्रर मुत्तफ़िका वक्त लगता है। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इसमें कोई टाइम की नहीं है, टाइम लेग नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इसमें आगे भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब फीडबैक कंट्रोल जो बहुत ज़्यादा अहम है और आपके इसमें सिलेबस में भी मौजूद है, उसके दो किस्म है, एक है पॉजिटिव फीडबैक और एक है नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक से पहले हम थोड़ा सा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल देखें कि ये क्या चीज़ है। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जैसे इसमें है नो टाइम लेग प्रेजेंट, इसमें कोई टाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये है क्या चीज़, ये है इसमें कोई स्टिमुलस नहीं होता, नो स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड टू एंटीसिपेट दिस कंट्रोल सिस्टम। यानी इस कंट्रोल सिस्टम को चलाने के लिए, इसको आगे सिस्टम चलाने के लिए कोई भी स्टिमुलस काम नहीं आती, इसमें स्टिमुलस का किरदार नहीं है। जैसे फीडबैक में स्टिमुलस होती है, जो रिस्पांस होता है, रिसेप्टर उसको हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, तो स्टिमुलस होती है। कोई भी भूख हो प्यास हो तो उसके लिए हमें स्टिमुलस चाहिए। अब इसमें जो है कोई स्टिमुलस नहीं होती। जैसे अच्छा, इसको हम जो है एंटीसिपेटरी या एडाप्टिव कंट्रोल भी कह सकते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपके लिए चेंज होगी बातें, मगर थोड़ी आप इसको नोट करके रखें, क्या खबर जो है आगे चलकर ये जो है आ भी जाए एग्जाम में कहीं। एंटीसिपेटरी या एडाप्टिव कंट्रोल इसको कहते हैं, क्योंकि जो है ये या इसमें एंटीसिपेटरी यानी कोई भी चीज़ वक्त से पहले मुतवक्का, ये चीज़ है, इसको ये कहते हैं। और एडाप्टिव कंट्रोल मीन्स जो भी हम जो है माहौल के मुताबिक अपने आप को जो है वो सही करना, ये है एडाप्टिव, यानी माहौल के मुताबिक रखना। तो एग्जाम्पल में जैसे सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं।
تو اس کے ذریعے بھی ہم اچھا خاصا سمجھ لیں گے فیڈ فارورڈ کے لیے۔ تو سیفلک فیز کیا ہے؟ یہ سیفلک فیز دراصل یہ ہمارے اسٹمک میں تین قسم کے فیزز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گیسٹرک فیز، ایک ہوتا ہے انٹسٹائنل فیز، اور ایک ہوتا ہے سیفلک فیز۔ تو ہم اس میں تینوں میں زیادہ نہیں جائیں گے، بس سیفلک فیز میں یہ ہوتا ہے جب تک کہ ہمارے اسٹمک میں اگر فوڈ نہیں پہنچتا تب تک یہ جو گیسٹرک سیکریشن ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی گیسٹرک سیکریشن آنے کے بعد جو ہے، فوڈ آنے کے بعد جو ہے، یہ ہمارے جو جوسز ہیں گیسٹرک کے وہ جو ہے سیکریٹ ہوں گے، یہ ہے سیفلک فیز۔ اور یہ فیڈ فارورڈ کنٹرول کا ایک ایگزامپل ہے۔ اور دوسرا جو ایگزامپل ہے وہ ہے اینٹیسپیٹری ٹیکائیکارڈیا ڈیورنگ ایکسرسائز۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک فیڈ فارورڈ کنٹرول کا ایک اچھا سا ایگزامپل ہے۔ اس سے آپ جو ہے اندازہ لگائیں تو اس میں نہ اسٹیمولس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ٹائم لیگ لگتا ہے، تو یہ فیڈ بیک سے چینج ہے، فیڈ فارورڈ فیڈ بیک سے مختلف ہے۔ اب جو فیڈ بیک ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، تھوڑا سا اس پر آ جائیں۔ فیڈ بیک کنٹرول، جب کوئی بھی کنٹرول ویریبل ہوتا ہے ای سی ایف میں، ای سی ایف مینس ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، اگر ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں اگر کوئی ویریبل آ جائے یعنی چینج آ جاتا ہے، تو اس کو کون یعنی کہ جانتا ہے؟ سینسر یعنی ریسیپٹر کے ذریعے ان کو پتا چلتا ہے کوئی نہ یعنی کوئی چینج آ گیا ہے ای سی ایف میں۔ تو وہی ریسیپٹر پھر جاتے ہیں کہاں پر؟ کنٹرولر پر، یعنی برین کی طرف وہ ریسیپٹر وہ میسج لے کے جاتے ہیں، پھر وہ برین جو ہے وہ کنٹرولر ول ٹیک ایکشن، پھر برین جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا اس کے حساب سے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ٹائم لیگ پریزنٹ ہوگا، یعنی اس میں ٹائم لگے گا، یعنی پھر ویریبل ہوگی، پھر ویریبل ریسیپٹر کے ذریعے یا سینسر کے ذریعے برین تک جائے گا، پھر برین کوئی نہ کوئی کمانڈ جو ہے وہ دے گا۔ یہ ہوتا ہے فیڈ بیک کنٹرول، اور یہی ہماری باڈی میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ فیڈ فارورڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے اب آتے ہیں ہم فیڈ بیک کے دو اہم جو ہیں وہ اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے پازیٹیو فیڈ بیک اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو فیڈ بیک۔ یہ پازیٹیو فیڈ بیک کی یہ دو ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیں۔ اے positive feedback mechanism involve more stimulates or the acceleration of the process means اگر کوئی پازیٹیو فیڈ بیک ہے، کوئی آتا ہے جو کہ فار ایگزامپل اگر یہ دو ایرو ہیں، ایک اگر فار ایگزامپل کوئی ٹیمپریچر ہے اگر بڑھ گیا تو پازیٹیو فیڈ بیک میں ٹیمپریچر اور بھی زیادہ بڑھے گا، یعنی اس کو ایکسلریٹ کرے گا، اس کو تیز کرے گا اور بھی ریئیکشن کو۔ دوسرا اس کا ڈیفینیشن ہے a positive feedback system amplifies deviation and causes output state change، یعنی پازیٹیو فیڈ بیک سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اگر سسٹم ہے، کوئی بھی چینج ہے، چاہے ٹیمپریچر ہو، چاہے گلوکوز ہو، یا کوئی بھی ایسی سیکریشن ہے، اگر وہ چینج ہو گئی ہے یعنی بڑھ گئی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی جو آؤٹ پٹ جو چینج ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھے گی۔ یہ اس کی دو ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ تھوڑا سا یاد کر لیں۔ اور پھر دوسرا ہے نیگیٹو فیڈ بیک۔ اب یہ جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے اس میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ جو ہے ریئر ہے، ویری ریئر، یعنی کبھی کبھار ہوتی ہے، اور وہ انسٹیبل ہے، وہ اسٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کم تری ہوتی ہے، ہمارے باڈی میں وہ کم ہوتی ہے، کسی کسی خاص کوئی موقع پر ہوتی ہے، اس کے ایگزامپل بھی بتاؤں گی آپ کو ابھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو نگیٹو فیڈ بیک ہے نا، یہی ہماری باڈی کے لیے کام والی ہے، یہی نگیٹو فیڈ بیک ہی ہوتا ہے ہماری باڈی میں، تبھی جو ہے ہماری باڈی صحیح طریقے سے کام کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر گلوکوز کی لیول جو ہے وہ رائز ہو گئی، بڑھ گئی، تو کیا ہوگا؟ اس بڑی ہوئی گلوکوز لیول کو کم کریں گے، لمٹ پر آئیں گے، تو یہ نیگیٹو فیڈ بیک ہوگا، تبھی وہ جو بڑھتی ہوئی جو گلوکوز کی جو لیول ہے وہ اس کو کم کریں گے، یعنی یہ اپوزٹ میں چلیں گے۔ اگر ایک جو ہے یونٹ ہے وہ بڑھ گیا تو دوسرا جو ہے وہ دوسری سائڈ سے وہ کم ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو نیگیٹو فیڈ بیک ٹیمپرس آؤٹ پٹ اسٹیبلائزز دا سسٹم۔ جو ہے یہ پازیٹیو فیڈ بیک اور نیگیٹو فیڈ بیک، ان کے کچھ جو ہیں ایگزامپل جو ہیں ہم نے یہاں لکھے ہیں۔ اب جو ہے نیگیٹو فیڈ بیک
کے جو एग्जाम्पल हैं, अब क्या है ये एक अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी अगर एक जो है उसकी डेटा बढ़ जाती है तो दूसरा उससे कम होता है। वो किस तरह होता है, जैसे बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म टू मेंटेन बीपी। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका काम क्या है, ये मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर को, ये रिसेप्टर का ये काम है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो है टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर ये जो है ये एग्जाम्पल पहले भी दिया कि अगर टेम्परेचर जो है वो अपने लिमिट से जैसे ये लिमिट पॉइंट है, अगर लिमिट से बढ़ गया तो इसको लिमिट पर ये दूसरा जो है निगेटिव में इसको नीचे लिमिट तक लाएंगे, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होता है, वो उसको जो है स्वीट यानी पसीना पसीने को खारिज करेंगे, जिससे वो हमारी बॉडी टेम्परेचर अपने लिमिट पर आ जाता है। ठीक है, और इस तरह ये है एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन। अब जितने भी हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है जो शुगर की लेवल को मेंटेन रखता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन जब भी ज़्यादा पैदा होगा, जब हमारी ब्लड शुगर की जो लेवल है वो राइज अप हो जाएगी। जब ब्लड शुगर की लेवल ज़्यादा बढ़ गई तो इंसुलिन ज़्यादा जो है वो खारिज होगा। उससे क्या होगा, तो ब्लड लेवल जो शुगर है वो कम हो जाएगी। यानी अगर एक ब्लड शुगर की लेवल बढ़ गई, तेज हो गई, तो यानी इंसुलिन के ज़्यादा पैदा होने से वो अपनी लिमिट पर आ जाएगी और शुगर लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह किडनी बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म, इसमें जो है अगर वाटर है या सॉल्यूट है, अगर वाटर ज़्यादा हो गए तो फिर होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक में उस वाटर को कम जो है वो कम करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर सॉल्यूट जो है ज़्यादा बढ़ गए तो फिर सॉल्यूट को भी नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए ही उसको कम किया जाता है। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक जो है वो तो अनस्टेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर एक जो है उसका डेटा बढ़ जाता है तो दूसरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। अब जब ब्लड क्लॉटिंग किस तरह की, कोई अगर जख्म लग जाए तो फाइब्रिन जो है एक प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग अगर फाइब्रिन जो है वो प्रोड्यूस हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग होगा और भी ज़्यादा फाइब्रिन जो है वो प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, इस तरह लेसिटेशन। लेसिटेशन में क्या होता है, जैसे सक ऑफ बेबी, ये जब बेबी जो है वो बेपरी ग्लैंड्स को सक करता है तो और भी ज़्यादा लेसिटेशन होती है, यानी मिल्क प्रोड्यूस होती है। यानी जितना ज़्यादा शक होगा उतने ही ज़्यादा वो मिल्क प्रोडक्शन होगी। इस तरह एलएचएल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनका किरदार है। अगर ये ज़्यादा एलएच जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में तो ज़्यादा पैदा होने से उसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी। तो ये और भी ज़्यादा उसको एक्सेलरेट करेगा, उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। इसी तरह यूटेराइन कंट्रैक्शन है, जब लेबर पेन होता है तो ड्यूरिंग लेबर पेन जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है तो यूटेराइन कंट्रैक्शन उसमें भी एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो जिस तरह लेबर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। इससे क्या होगा, उसकी जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह जो है वो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो ये था इसकी पॉजिटिव के। एक और भी इसमें है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है हमारे मसल्स में होती हैं, ये क्या होता है, ये राइनोडिन रिसेप्टर्स हैं, उनको ये कैल्शियम जो है वो रिलीज करता है। जितने ज़्यादा वो कैल्शियम रिलीज होगी उतनी ज़्यादा ये रिसेप्टर जो है और भी ज़्यादा कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी तरह हीट स्ट्रोक जो है वो भी है, ये भी रेयर केसेस में, ये सारे जितने एग्जाम्पल है ये रेयर हैं, यानी अनस्टेबल फीड पॉजिटिव फीडबैक के ये जो एग्जाम्पल है। अब ये आखिरी जो है ये हीट स्ट्रोक का जो एग्जाम्पल है ये आपको थोड़ा सा मैं समझाऊँ, और आपके जो इंटर की बुक में है उसमें भी ये हीट स्ट्रोक का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर उसका टेम्परेचर राइज
गया है, यानी ज़्यादा हो गया है, तो ऑटोमेटिक जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको पता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ये राइज हो जाएगा, ये जो ये हीट स्ट्रोक यानी इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे बढ़ जाएगा तो ये तो खतरा हुआ। तो अब ये पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है, और भी बढ़ जाएगा इसको। और भी बढ़ जाने से हीट स्ट्रोक यानी वो जो है इसकी जो टेम्परेचर के बढ़ जाने की खतरे को वो कम किया जा सकता है। कभी कभी ये नुकसान भी देता है, ये इसमें डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसी तरह ये अनस्टेबल, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये अनस्टेबल है और रेयर केसेस में है। हमारे जो बहुत अच्छा जो बेहतरीन जो सिस्टम है हमारी बॉडी में जो चलता रहता है वो है निगेटिव फीडबैक। हम जो है इसको ज़्यादा जो है जो पसंद करते हैं, जैसे ये निगेटिव फीड पसंदीदा सिस्टम है निगेटिव फीडबैक। तो अब ये जो है आज का लेक्चर यहाँ हम एंड करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, और इसके जो मुताबिक जो भी होगा कोर्स के मुताबिक हम उसको जो है लेक्चर वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।